हेलो बच्चों, आप बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखे हुए होंगे और तभी आप अपनी पठन पाठन कार्य कर रहे होंगे। आज अब तक हम 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज तीसरे चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा, हमने पिछले 2 चैप्टर जब स्टार्ट किए हैं उससे पहले हमने चैप्टर्स की भूमिका को स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले हम प्रश्नावलियों को कराने से पहले हम आज आपको भूमिका बता रहे हैं। हम तीसरी इकाई स्टार्ट कर चुके हैं और तीसरी इकाई का जो चैप्टर है वह है पूर्णांक। तीसरी इकाई का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो कौन सा है? पूर्णांक। तो चलिएगा, हम जैसा कि हम पहले भी आपको बताते आए हैं कि भूमिका को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम भूमिका पूरी समझ जाते हैं तो उस भूमिका में कुछ नियम आपको बताते चलते हैं। उन नियमों का हम अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। गणित को यदि सही से समझना है तो इस जो किताब में भूमिका दी होती है और एग्जाम्पल दिए होते हैं और कुछ नियम होते हैं, उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। हम बार बार आपको जो है अभ्यास वाला कराने से पहले आपको ये हम बता रहे हैं। तो चलिएगा, तो सबसे पहले हम इस किताब की भूमिका के बारे में ही बात कर लेते हैं। किताब में जो भूमिका दी है उस पर हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। तो आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा इन संख्याओं का योग, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाओं के नियम सीख लिए हैं। इससे पहले चैप्टरों में ये सब चीजें हम बता चुके हैं। छोटी पूर्ण संख्याओं से बड़ी पूर्ण संख्याओं को घटाने की आवश्यकता पड़ने के कारण पूर्ण संख्याओं का विस्तार किया गया। इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? 1 से प्रारंभ होती हैं। के संगत -1, -2, -3 नई संख्याएं बन गई हैं। यानी कि जहां आप 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके अगर हम विपरीत चले जाएं तो आप -1, -2, -3, -4 ये संख्याओं का भी हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं का विस्तारित संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। क्या है? पूर्ण संख्याओं का विस्तारित संग्रह। ध्यान देंगे बच्चों, पूर्ण संख्याओं का विस्तारित संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। ठीक है, तो इस पूर्णांकों के संग्रह के अंतर्गत हम आपको यहां पर एक उदाहरण बता रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। हम एक संख्या रेखा ले रहे हैं। संख्या रेखा पर हम बीच में 0 ले रहे हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं ले रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि समान अंकों के साथ हम समान भागों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
ये इधर हम क्या, जीरो से जब इधर चलेंगे तो ये क्या हो गया, दाएं, और जीरो से जब पीछे चलेंगे तो ये होगा बाएं। ध्यान दें, जीरो से जब हम आगे चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे तो संख्याएं प्लस में होंगी, जीरो से जब हम बाएं चलेंगे तो संख्याएं माइनस में होंगी। बराबर बराबर भाग ले लेते हैं और अब आप समझ गए होंगे। जीरो से एक स्टेप पीछे चलेंगे या बाएं चलेंगे तो -1, 2 कदम बाएं चलेंगे तो -2, 3 कदम चलेंगे तो 3 माइनस के, 4 चलेंगे तो 4 माइनस के, 5 कदम चलेंगे तो 5 माइनस के, इसी तरह से आगे भी हो जाता है। तो ये हम देखेगा पूर्ण संख्याओं का विस्तारित संग्रह। ये कैसा संग्रह है बच्चों, विस्तारित संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। यानी कि ये सब कुछ क्या है, ये है पूर्णांकों का संग्रह। क्या है बच्चों, ये पूर्णांकों का संग्रह। आप एक बात बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, गणित में हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। गणित में कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, बिल्कुल नहीं रटनी है। और कभी भी ये मत सोचिए कि प्रश्नावली ही करनी जरूरी है, बिल्कुल नहीं। प्रश्नावली हम जब करें जब हम भूमिका को बिल्कुल क्लियर कर लें। जब आप भूमिका क्लियर कर लेंगे तो प्रश्नावली करना आपको बहुत अधिक सरल हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब हम इस भूमिका के अंतर्गत ही एक टॉपिक और ले रहे हैं, पूर्णांकों की आवश्यकता। पूर्णांकों की आवश्यकता। पूर्णांकों की आवश्यकता। तो चलिएगा, इसको हम पहले किताब से पढ़ते हैं। यदि आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं है तो ये हम एक बार आपको सीन दिखा रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे अब। और किताब है तो उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा हम उसकी महत्वपूर्ण बातें समझाने के बाद यहाँ पर आपको लिख देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, किताब की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। चलिएगा, मोहन एक कलम खरीदने बाजार जाता है। मोहन एक कलम खरीदने बाजार जाता है। मैं आपको इतने धीमे से पढ़ा रहा हूं, इतने आराम से पढ़ाऊंगा कि आपको किताब की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। तो देखिएगा, एक एक बात ध्यान सुनेंगे कि मोहन एक कलम खरीदने बाजार जाता है। वहां अपनी एक परिचित दुकान पर, वह परिचित दुकान पर, जो दुकानदार उसको जानता है, 12 रुपए की एक कलम पसंद करता है। कितने रुपए की एक कलम लेता है? एक कलम कितने की पसंद कर रहा है? वह 12 रुपए वाली कलम उसने पसंद कर ली है, परंतु उसके पास 10 रुपए है। वह दुकानदार को 10 रुपए दे देता है। तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। तो कितने शेष रह गए? 2 रुपए शेष रह गए। यानी कि उस कलम को खरीदने के लिए 12 रुपए की आवश्यकता थी, उसके पास 10 रुपए थे। चूंकि दुकान जान पहचान की थी, इसलिए उसने 10 रुपए में पेन दे दिया और 2 रुपए अपने खाते में लिख लिए। तो ये 2 रुपए क्या हो गए? उधार। क्या हो गए? 2 रुपए उधार हो गए। और उधार को क्या कहते हैं? माइनस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो चलिएगा, यही कहानी इसमें दी है कि पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो 12 रुपए की एक कलम पसंद करता है, किंतु उसके पास उस समय केवल 10 रुपए ही हैं। वह दुकानदार को बताता है कि अभी वह यह कलम खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसके पास 10 रुपए हैं, क्योंकि उसके पास कलम के मूल्य के बराबर रुपए नहीं हैं। दुकानदार मोहन को कलम देते हुए कहता है कि जितने रुपए आपके पास हैं उतने अभी दे दीजिए
और बाकी रुपए बाद में दे दीजिए। ऐसा आप भी करते होंगे, आप भी जान पहचान की दुकान से कभी पैसे कम पड़ गए तो वो दुकानदार आपसे ऐसा ही कहता है। चलिएगा, मोहन प्रसन्न चित्र यानी कि खुश होकर वह कलम ले लेता है और दुकानदार को 10 रुपए दे देता है। बताइए अभी दुकानदार को कितने रुपए और देने पड़ेंगे? तो कितने रुपए और देने पड़ेंगे मोहन को, आप बताइएगा। 2 रुपए और देने पड़ेंगे। तो स्पष्ट है कि मोहन को अभी दुकानदार को 2 रुपए और देने पड़ेंगे। दुकानदार इन 2 रुपए को मोहन के नाम अपनी डायरी में उधार के रूप में लिख लेगा और जब वह दुकानदार को उधार के 2 रुपए लौटा देगा तो वह अपनी डायरी में मोहन के नाम यह उधार काट देगा। ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन में इस तरह की घटनाएं प्राय होती रहती हैं। ऐसा तो होता ही रहता है कि दैनिक जीवन में ये घटनाएं आपको दिखाई देती रहती हैं। इस उधार की राशि 2 रुपए को किस चिन्ह के साथ अंकित करते हैं? अब आप मुझे बता दीजिएगा कि आप उधार की राशि को किस चिन्ह के रूप में व्यक्त करेंगे? माइनस के रूप में व्यक्त करेंगे। उधार को किससे व्यक्त करेंगे? माइनस के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। हम केवल रुपए की उधारी ही नहीं करते बल्कि कभी कभी वस्तु के रूप में भी उधार लेना पड़ता है। किसान खेती में बीज बोते समय भी कभी कभी अपने किसी पड़ोसी अथवा गांव के व्यक्ति से जो बीज को बोने के लिए किसानों को देता है उधार लेता है, फसल पकने पर उसे लौटाता है। व्यापार में व्यापारी को कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। ऊंचे ऊंचे आधुनिक बने भवनों में भूतल के ऊपर तो मंजिलें होती ही हैं, मतलब आप देख रहे हैं 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल मकान ऊपर तो होते ही हैं और भूतल के नीचे भी मकान होते हैं। भूतल के नीचे भी मकान होते हैं, ठीक है, और भूतल के ऊपर भी मकान होते हैं। तो जिस प्रकार भूतल के ऊपर वाले मंजिलों पर सीढ़ियां बनी होती हैं, ठीक इसी प्रकार भूतल से नीचे जाने के लिए भी सीढ़ियां बनी होती हैं। तो चलिएगा, व्यापार में व्यापारी को कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। ऊंचे ऊंचे आधुनिक बने भवनों में भूतल के ऊपर तो मंजिलें होती हैं, भूतल के नीचे भी तल बने होते हैं। अतः भूतल से ऊपर नीचे दोनों ओर की सीढ़ियां बनी होती हैं। यदि भूतल से कोई व्यक्ति नीचे और 5 सीढ़ियां उतरता है तो इसे किस प्रकार अंकित करेंगे? इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा बेटे, मान लीजिएगा कि ये भूतल है यानी कि पृथ्वी तल, भूतल, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिएगा 3 मंजिल मकान बना हुआ है, 1 2 और 3। इन 3 मंजिल मकान के लिए सीढ़ियां बनी होंगी, ठीक। अब नीचे भूतल के जमीन के नीचे मान लीजिएगा उसने 1 मंजिल मकान और बना रखा है नीचे जमीन के नीचे, जिसे आप बेसमेंट के नाम से जानते हैं, बेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो नीचे भी मकान बना हुआ है, तो यहां नीचे जाने के लिए भी सीढ़ियां बनाई गई होंगी। और ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियां बनाई गई होंगी। अगर आप नीचे जा रहे हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। यदि आप ऊपर जा रहे हैं, मान चलो आपने 5 सीढ़ी चढ़े, 1 2 3 4 5। अगर आप ऊपर 5 कदम गए हैं तो +5 लिखेंगे, और यदि नीचे 5 कदम गए हैं तो -5 लिखेंगे। यानी कि आप एक चार्ट देखिएगा, छोटा सा चार्ट, जिसके आपको हर विषय में पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप कोई सा भी विषय पढ़ेंगे, चाहे विज्ञान पढ़ें, चाहे गणित पढ़ें, चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ें, कोई सा भी विषय आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी जरूरत होगी। तो ये क्या होता है? पूरब, ये है पश्चिम, ये दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ध्यान रखें, यदि इस बिंदु से, इसको हम 0 मानकर चलेंगे, यदि हम इस बिंदु से पूरब की ओर जाएंगे तो वह सब कुछ प्लस में काउंट होगा। उस बिंदु से पीछे जाएंगे
तो माइनस में काउंट होगा। आपने देखा होगा संख्या रेखा पर आप चले जाएं तो संख्या रेखा पर यहां देखिएगा बिंदु ये 0 है, इस 0 से आप आगे गए थे तो आपको प्लस में लिखी हुई है संख्या, देखो देख लिया आप। इससे पीछे गए थे, पश्चिम की ओर चले गए तो आपको माइनस में लिखी हुई संख्या है। यदि इसी को मैं और बढ़ा दूं, ऐसे कर दूं, तो जब आप यहां से 5 कदम ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, और मान के चलो 5 कदम नीचे आएंगे तो माइनस में आएंगे 5 कदम। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि भूतल से यदि हमें नीचे उतरना है तो उसे हम माइनस में काउंट करेंगे, और यदि भूतल से ऊपर जाना है तो उसे प्लस में काउंट करेंगे। मूल बिंदु से आगे जाना है, दाएं जाना है तो प्लस में होगा, और यदि बाएं जाना है तो माइनस में होगा। ऊपर जाना है तो प्लस में होगा, नीचे जाना है तो माइनस में होगा। ये बात आप बिल्कुल, आपके माइंड में ये बातें बिल्कुल आ जानी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, अभी आपका बेस बना रहे हैं हम लोग। ये सारी चीजें जो बच्चे बहुत जागरूक बच्चे हैं वो आज ये बात समझ लें कि जो चीज हम कक्षा 1 से पढ़कर आए हैं